हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज अंकित लिल्हा एंड आई वेलकम यू बैक टू आवर चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स अपीयर कर रहे हैं इन नवंबर 20 और आफ्टरवर्ड्स। दिस वीडियो विल हैव ऑल द रेलेवेंट अमेंडमेंट्स। इसमें वो सारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि सीए इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किए हैं फॉर दिस अटेम्प्ट ऑफ नवंबर 2020 सीए फाउंडेशंस। ठीक है, तो लॉ के सारे अमेंडमेंट्स लेकर के हम लोग एक बार वापस से आ गए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और इस शानदार वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप आगे आने वाले भी ऐसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और वीडियोस को साथ साथ में देख सकें। आपको बता दें, नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, उसके अंदर में हम सारे के सारे आरटीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, प्रॉपर सॉल्यूशंस कि उसके सॉल्यूशंस कैसे लिखने चाहिए। मोर ओवर कुछ आगे आने वाले समय में बहुत ढेर सारी शानदार टेस्ट सीरीज भी है जो कि हम नवंबर 20 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहे हैं एंड दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ। तो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। आप साथ साथ में जुड़े रहिएगा, कुछ शानदार चीज़ें होंगी जो कि हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। आज के इस लगभग 15 से 20 मिनट के सेशन के अंदर में हम आपको सारे अमेंडमेंट्स के थ्रू गो थ्रू करा देंगे। 5 मेजर ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। इसमें से ज़्यादातर ऑब्वियसली आपके कंपनी लॉ के ही हैं, ज़्यादातर क्या हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही आपके कंपनी लॉ के ही हैं। तो कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं आपके इन योर लॉ सीए फाउंडेशंस नवंबर 20 अटेम्प्ट। सबसे पहले आपने कंपनी लॉ में डेफिनेशन पढ़ी थी रेसिडेंट डायरेक्टर की। आपने ये सीखा था कि हर एक ओपीसी के अंदर में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। आपको ये सिखाया गया है कि हर ओपीसी के अंदर में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए, इस रेसिडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी। हम लोग कहते थे रेसिडेंट डायरेक्टर के लिए कि रेसिडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, पहले लिखा रहता था कि रेसिडेंट डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु हैज रिसाइडेड इन इंडिया, हु हैज रिसाइडेड या स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ not less than 182 days in the immediately preceding calendar year लिखा रहता था। The word written was calendar year, but अब इसको रिप्लेस करके कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर। वंस अगेन, रेसिडेंट डायरेक्टर किसको मानेंगे? रेसिडेंट डायरेक्टर हम लोग उसको मानते थे जिसने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जिसने प्रीसीडिंग ईयर में एटलीस्ट 182 डेज इंडिया के अंदर में स्टे किया। बट अर्लियर दिस वाज रिटन एज कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। अब ये हो गया है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो रेसिडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन के अंदर में दिस हैज बीन अमेंडेड। ठीक है, ये आपके ओपीसी वाले पॉइंट के अंदर में कवर्ड अप होता था। ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर सीए फाउंडेशन। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन रिवाइज कर दी गई है। हालांकि पहले ही हो गया था लेकिन एक बार फिर से इसको हाईलाइट किया गया है। स्मॉल कंपनी की क्या डेफिनेशन है, इनका जो अपर लिमिट है उसको रिवाइज किया गया है। देखो, 2 तरीके से लिमिट बताई जाती थी, एक पेड अप शेयर कैपिटल की और एक टर्नओवर की। दोनों लिमिट सेटिस्फाई करना जरूरी होता था स्मॉल कंपनी को। तो पेड अप शेयर कैपिटल की क्या लिमिट कर दी गई है? पेड अप शेयर कैपिटल एक स्मॉल कंपनी के लिए क्या होता है? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी whose paid up share capital does not exceed 50 लाख। ध्यान से सुनना, हम जैसे समझा रहे हैं। एक ऐसी कंपनी है विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी। ऑब्वियसली स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी विच इज अदर देन पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, या जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा ना हो। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। यहां पर देखो, जो अपर लिमिट है उसके अंदर में चेंज है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। मतलब ये जो हायर अमाउंट है इट हैज नाउ बीन इंक्रीज टू कितना? 10 करोड़ रुपीज। तो द मिनिमम लिमिट इज 50 लाख। दिस लिमिट मे बी इंक्रीज बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस लिमिट को इंक्रीज कर सकता है। तो उसमें वर्डिंग ऐसे लिखी जाती है, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शेल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, एंड टर्नओवर जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का, इट शेल नॉट एक्सीड 2 करोड़। लेकिन
इसमें भी एक हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अब कितना तक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो वंस अगेन व्हाट इज अ स्मॉल कंपनी? स्मॉल कंपनी इज अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं होगी, मतलब सिंपल सी बात, प्राइवेट कंपनी होगी। फिर इसके बाद इसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, इट शैल नॉट एक्सीड 50 लाख। करेंटली लिमिट यही है, बट इट मे बी इंक्रीज बाय नोटिफिकेशन, इट मे बी इंक्रीज बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, सीजी इसको इंक्रीज कर सकता है और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, बट इट शैल नॉट एक्सीड, जो हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड इट शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल के लिए 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड 10 करोड़। वैसे ही करके टर्नओवर 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड 100 करोड़। लेकिन ये किसके किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है? अगेन होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, इनके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ये स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। कंपनी अंडर सेक्शन 8 नहीं आता है। एंड अ कंपनी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, ये भी स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि अगेन पहले भी था, अभी इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर में, बच्चे सब्सिडरी कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? देखो पहले सब्सिडरी कंपनी के अंदर में कहा जाता था कि अगर किसी और कंपनी, पहले आम भाषा में बता रहे हैं, अगर किसी और कंपनी के पास, जैसे एक्स के पास मान लो वाई के मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल है, एक्स के पास वाई के मोर देन 50% ऑफ द शेयर कैपिटल है, तो एक्स को होल्डिंग मान लिया जाता था, वाई को सब्सिडरी मान लिया जाता था। लेकिन ये जो शब्द है शेयर कैपिटल, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग था, क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर में तो वर्ड इक्विटी भी आ जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसके अंदर में जो वर्ड प्रेफरेंस है वो भी आ जाता है। जबकि हम लोगों को मालूम है आज के समय में इक्विटी के पास ही वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस के पास तो वोटिंग राइट होता नहीं है। तो 50% हो सकता है कि किसी कंपनी के पास में, जैसे मान लो वाई के पास टोटल 50 लाख की इक्विटी है और 50 लाख का प्रेफरेंस है। इसमें से एक्स के पास 20 लाख की इक्विटी है और 40 लाख का प्रेफरेंस है। अब अगर आप टोटल शेयर कैपिटल से देखें तो टोटल शेयर कैपिटल है अपना 100 लाख, और इसमें x के पास कितना है? x के पास है 20 और 40 60, मतलब x के पास है 60%। x के पास कितना है? x के पास है 60%। ठीक है, तो वी कैन से कि इसके पास मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर तो नहीं है। वोटिंग पावर कितनी है? वोटिंग पावर x के पास सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स की वजह से आती है, विच इज 20 आउट ऑफ 50 लाख, मतलब 40%। तो पहले क्या होता था कि पहले वो सब्सिडरी के डेफिनेशन में आ जाता था बिकॉज वर्ड यूज्ड वाज शेयर कैपिटल, बट अब जो वर्ड यूज्ड है शेयर कैपिटल हटा करके वर्ड कर दिया गया है वोटिंग पावर। तो इंस्टेड ऑफ दिस शेयर कैपिटल वी विल सी वोटिंग पावर विच इज 40%, तो he will not be deemed as subsidiary, मतलब y will not be deemed as subsidiary of x, क्योंकि 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर नहीं है, शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल अब हमारे डेफिनेशन में कवर्ड अप नहीं होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया। अब चाहे तो एक बार इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आओ इसकी डेफिनेशन पढ़वा दें। अ सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी in which the holding company क्या करती है? सब्सिडरी कंपनी के अंदर में दो काम करेगी, या तो कंट्रोल करेगी कंपोजिशन ऑफ बीओडी, आपके डायरेक्टर्स का, आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स का चुनाव हम कर सकते हैं, वो हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, तो हम होल्डिंग कंपनी मानी जाएंगे। या फिर और आई एक्सरसाइज या कंट्रोल, मतलब द होल्डिंग कंपनी एक्सरसाइज या कंट्रोल मोर देन 1/2, मतलब 50%, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी, या तो खुद करता हो या तो सब्सिडरीज के थ्रू करता हो। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, ये भी अगेन डेफिनेशन का ही पार्ट है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल एक्स के 3 सब्सिडरी हैं, पी,
QR। P के पास भी 20% वोटिंग पावर है, Q के पास भी 20% वोटिंग पावर है और R के पास भी 20% वोटिंग पावर है। किसकी? Z की। तो P के पास 20% है, Q के पास 20% है और R के पास 20% है। और ये तीनों किसकी सब्सिडरी है? ये तीनों X की सब्सिडरी है। ये तीनों किसकी सब्सिडरी है? X की सब्सिडरी है। तो Z भी किसकी सब्सिडरी मानी जाएगी? X की। बिकॉज X ने डायरेक्टली नहीं होल्ड किया, इनडायरेक्टली 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है, नॉट ऑन इट्स ओन बट थ्रू इट्स सब्सिडरीज। भाई मेरी सब्सिडरी के थ्रू हमने होल्ड किया, इसका मतलब एक तरीके से मेरे पास है ना, मेरी इंटरप्राइज P की इंटरप्राइज Z, तो Z भी तो मेरी हुई। चलो, तो दिस वाज क्या? सब्सिडरी कंपनी। प्रोवाइडेड दैट, ये सब कुछ और चीजें दी हुई हैं, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, अब मजेदार बात समझो। दिक्कत ये थी कि ये अमेंडमेंट ला दिया गया, बट ये सब्सिडरी कंपनी में लाया गया। गवर्नमेंट कंपनी में अभी भी इसको करेक्ट नहीं किया। गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता था? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर कैपिटल was held by either central government or state government or jointly by central government and state government or one or more state governments. It includes subsidiary of government company। ये सारी डेफिनेशन थी। अब उसमें क्या था? उसमें था 51% या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 51% शुड बी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना? वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। बट अगेन ये 51% क्या था? शेयर कैपिटल का। तो अब देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने क्या कहा कि हम इस शेयर कैपिटल को इंटरप्रेट करेंगे, कंस्ट्रूड करेंगे एज वोटिंग पावर। इन्होंने डेफिनेशन नहीं बदली, इन्होंने इसके एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि अगर हम शब्द शेयर कैपिटल लिख रहे हैं, आप वोटिंग पावर समझना। मैं शेयर कैपिटल लिखूं तो वोटिंग पावर समझना, ठीक है? तो ये कर दिया गया। मतलब अब गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी सेम चीज लगा दी गई कि गवर्नमेंट कंपनी में भी वोटिंग पावर इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इट इज मोर देन और इक्वल टू 51% ऑफ क्या? ऑफ वोटिंग पावर। और एक आखिरी कंपनी, क्योंकि निधि रूल्स के अंदर में कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, बाकी कुछ अमेंडमेंट्स हुए, इस वजह से ये निधि कंपनी के डेफिनेशन में एक अमेंडमेंट है। निधि कंपनी के डेफिनेशन में क्या अमेंडमेंट है? निधि एक ऐसी कंपनी है जो कि आपने पढ़ा भी था, इट इज फॉर इंक्रीजिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स, फॉर पुशिंग द पीपल टू सेव मोर, ठीक है? तो इट इज अ कंपनी, निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी which the central government may by notification in the official gazette declare to be a निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। मतलब जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर करेगा निधि कंपनी के तौर पे, वही निधि कंपनी और कुछ नहीं है। मतलब सर जितनी भी निधि कंपनी होंगी उनका सरकार की ऑफिशियल गैजेट के अंदर में नोटिफिकेशन आएगा, एक अनाउंसमेंट आएगा कि दिस इज अ निधि कंपनी, यस उनका अनाउंसमेंट आएगा, ठीक है, कि दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी एज निधि कंपनी। होता क्या है कि बेसिकली अगर कोई कंपनी निधि कंपनी की क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रही है, इनकी अपनी क्राइटेरियाज होती हैं, ठीक है, कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, एक सर्टेन कैपिटल होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी निधि कंपनी की क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एक फॉर्म फाइल करता है MCA के पास में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में, CG कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। फिर CG अगर सेटिस्फाइड है कि नहीं सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं, तो फिर वो एक सर्टिफिकेट देगा एक कंपनी को दैट यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज द निधि, और ओनली आफ्टर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अ कंपनी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज निधि कंपनी, अदरवाइज नहीं, ठीक है? पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो ये अमेंडमेंट है निधि कंपनी के डेफिनेशन में। तो ये आपके लिए 5 अमेंडमेंट्स थे। इंस्टीट्यूट की RTP के बाकी सवाल हम आपको अपने तरीके से सॉल्व करना सिखाएंगे कि हाउ टू राइट दीज आंसर्स इन लॉ, कैसे करके लिखना चाहिए ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए। एंड वंस अगेन एज अर्लियर सेड, हम कुछ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, BCK की टेस्ट सीरीज वगैरह भी लेकर के आ रहे हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स पहले से अभी से जुड़े हुए हैं उन सब से कहेंगे पढ़ते रहिए, एकदम जी जान लगा दीजिए अपनी, ठीक है? पूरी मेहनत करिए। इस समय आपके पास में सिर्फ यही काम होना चाहिए
ईट, स्टडी, स्लीप, रिपीट। ठीक है, और खूब मन से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, हम हर बार कहते हैं। एक बार आप उसको मज़े लेकर के पढ़ेंगे, एक जोश के साथ में पढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू डू ऑसम in your upcoming exams. Once again, to tell you, you can share this with your friends if they are unaware about this, and हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा जैसे कि हमने पहले भी कहा, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अपडेट्स मिल पाएं। तो थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।